तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उसमें हम लोग देखे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या देखे थे, उसके टोटल पोस्टुलेट्स देखे थे और डिस्कवर कैसे हुआ न्यूक्लियस का, ये देखे, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक इसका क्या है ये देख लेते हैं। ड्रॉबैक, ठीक है, ड्रॉबैक क्या रहा या लिमिटेशंस क्या रहा ये देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस है और इस तरह से मान लीजिए इसमें जो भी हो इस ये पहले तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ये देख लीजिए कि ये एटम है और ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेस या कोई मतलब फिक्स पोजीशन नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है। तब जैसे इन्होंने बताया कि ये मान लीजिए यहाँ पे बता दिया गया प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन इससे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स भी बताए थे, तो एटम के अंदर में क्या है, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन्स भी। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं उसकी पोजीशन हमें नहीं पता है, तो रदरफोर्ड से पूछा गया तो उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसी में और मूव कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स इसी में और वो मूव कर रहे हैं। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे एटम्स है और इलेक्ट्रॉन है। तो एक और साइंटिस्ट हुआ करते थे मैक्सवेल। अब उन्होंने एक रूल लगा दिया कि कोई भी एटम है एक ये पॉजिटिव चार्ज और कोई इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या हो, मूवमेंट होगा उसका, तो फाइनली इस तरह से क्या होगा, एनर्जी लॉस करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड क्या करेगा, इस तरह से मूवमेंट करेगा सर्कुलर पाथ में। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा और एनर्जी लॉस करके फाइनली क्या हो जाएगा, ये इस पे फॉल डाउन हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल्स के तौर पे देख लीजिए, कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, बाहर से कोई एस्टेरॉयड आता है, वो क्या पहले इसके ऑर्बिट में मूव करता है, जैसे ऑर्बिट में मूव करेगा यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, मूव करते करते धीरे फाइनली आके इसे स्ट्राइक कर जाएगा। अब जनरली क्या होता है कि छोटे छोटे एस्टेरॉयड आते हैं, वो क्या होता है एटमॉस्फेयर में इतना हाई टेम्परेचर होता है जबकि खत्म हो जाते हैं, वहीं पे उसमें आग लग जाता है, समझ रहे हैं, तो अर्थ तक एक्चुअली आ नहीं पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये पूछा गया, तो इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए और उन्होंने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करेगा तो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा और कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा तो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा, ठीक है, फिर तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा। तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट ड्रॉबैक ये रहा, एज्यूम इलेक्ट्रॉन rotate in circular path. Assume electron rotate in circular path around the nucleus, around the nucleus. Therefore it does not explain the stability of atom, ठीक है। तो ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कैन not explain the distribution of electron or cannot explain the distribution of electron और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ किसी एटम में, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और स्टेबिलिटी ऑफ एटम वही जैसे बताया थे कि फाइनली क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करेगा और एनर्जी लॉस करेगा तो
फाइनली फॉल डाउन हो जाएगा न्यूक्लियस में और एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, नहीं स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं कर पाए। दूसरा कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इलेक्ट्रॉन का कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सारी चीजें ये ड्रॉबैक का रदरफोर्ड का, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं बोर्स का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल पे, बोर्स मॉडल, ठीक है। तो बोर्स एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने जैसे कि ओवरकम जो सॉरी ऑब्जेक्शन लग रहा था रदरफोर्ड पे, उसको ओवरकम किया और ये अपना नया थ्योरी दी, ठीक है। कौन? बोर्स सर। इनसे पूछा गया तो इन्होंने क्या क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई एटम है और उसका ये न्यूक्लियस है और ये एटम है, ठीक है। ये मान लीजिए एटम और ये एटम है, तो ये एटम अब इस तरह से उसमें क्या होंगे, एटम का साइज जनरली हम नहीं बताते हैं, यहाँ देख लीजिए ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो बोर्स मॉडल से तो ये इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट ये अपना पोस्टुलेट्स जो दिए, क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए, इन्होंने फर्स्ट बताया कि एटम जो है, एटम के सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है। एटम के सेंटर पे कौन है, न्यूक्लियस है। दूसरा ये डिस्क्रिप्ट ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट का ये डिस्क्रिप्ट होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ये इस ऑर्बिट, ये सारे जो ऑर्बिट है इसको क्या बताया, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट, इसको क्या बताया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। और या स्टेशनरी ऑर्बिट बोल दीजिए, या ये सारे भी क्या है, इसी को फिक्स ऑर्बिट भी बोला जाता है, फिक्स्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि सेंटर पे उसके क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में कौन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया कि सेंटर के अंदर में कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये इस तरह से किसी भी एटम्स के इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं, किसी भी एटम के कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। और इनफाइनाइट ऑर्बिट में अब क्या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इनफाइनाइट ऑर्बिट में मूवमेंट होता है उसका, नहीं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है इनफाइनाइट ऑर्बिट में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है केवल फिक्स ऑर्बिट में होता है या डिस्क्रिप्ट ऑर्बिट में होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्ट उस ऑर्बिट में होता है या फिक्स ऑर्बिट इसको बोल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा अर्थ जो है, ठीक है, तो अर्थ के भी कितने ऑर्बिट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एक दो ऑर्बिट नहीं है। हर एक जगह पे ऑर्बिट क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जैसे अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट मून है, वो भी अर्थ के ऑर्बिट में ही मूव कर रहा है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे बहुत सारे सैटेलाइट अलग अलग कंट्री के छोड़े गए, भारत के भी छोड़े, तो इसमें क्या होता है कि ये सैटेलाइट क्या है, अर्थ से कुछ ही दूरी पे है। जैसे ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो ये यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ये भी ऑर्बिट है, ये ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये मान लीजिए कि ये मून है, ये 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर अर्थ से होता है, और ये मून कितना है, 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मून ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, इसके आगे भी ऑर्बिट होगा, यहाँ भी ऑर्बिट होगा, इस बीच में भी ऑर्बिट होगा। तो किसी भी एटम्स के जो ऑर्बिट होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो केवल फिक्स ऑर्बिट में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आर मूव ओनली दोज ऑर्बिट। इसको जब आप आगे पढ़िएगा हायर लेवल में, तो उसमें आएगा आपको इलेक्ट्रॉन्स आर मूव ओनली दोज ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल है। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 7,
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। प्रोटॉन भी कितना होता है 7। तो क्या इसका इस नाइट्रोजन को यहाँ पे आप लिखिएगा तो ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में कौन आता है प्रोटॉन। ये मान लीजिए इसका फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये इसका सेकेंड ऑर्बिट हो गया, ये इसका थर्ड ऑर्बिट हो गया, और इस तरह से इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन 7 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो ये 2 5 आता है इसका नाइट्रोजन का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड में कितने हैं 5 है। ठीक है, सेकंड में कितने हैं 5 है। यहां देख लीजिए सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा तो नहीं था ये 5 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रख देते, इस ऑर्बिट में रख देते, इसके आगे था वहां रख देते, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में होता है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और 2 अपोजिट चार्ज में क्या लगता है फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे 2 अपोजिट चार्ज रख लेते हैं, मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये r डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे इसमें फोर्स लगता है। और वो आगे आप पढ़िएगा हायर क्लास में, फोर्स जो होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, यानी फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। 2 अलग अलग चार्ज के बीच में क्या लगता है फोर्स। यहाँ भी फोर्स लग रहा होगा, ये निगेटिव है पॉजिटिव है, खींच रहा होगा, और ये किसके इक्वल होगा उसके बाहर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तभी तो ये बाइनेंस है, इसमें फॉल डाउन नहीं हो रहा है। यानी बोर्स मॉडल ने यही बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है मूवमेंट हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हो रहे हैं। और जब आप हायर लेवल में पढ़िएगा तो वहां पे आपको आएगा हर एक ऑर्बिट का क्या होता है फिक्स एनर्जी होता है। और फिक्स एनर्जी होता है तो उस ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन ना ही एनर्जी रेडिएट करेगा और ना ही लूज करेगा, तभी वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करेगा। और जब वो एनर्जी रेडिएट या लूज करेगा तो या तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ आएगा लोअर से हायर ऑर्बिट में आएगा, और जब एनर्जी लूज करेगा तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, लेकिन घूमेगा ऑर्बिट में। यहाँ से ये क्या इसका फिक्स ऑर्बिट है, और फिक्स ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। ये हर एक के एनर्जी का वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। और ये भी मान लीजिए न्यूक्लियस है तो ये इसका क्या होगा फर्स्ट डिस्टेंस r1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक r2 हो गया, इस तरह से ये r3 हो गया, इस तरह से डिस्टेंस। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है न्यूक्लियस से ये ऑर्बिट की भी एनर्जी क्या होती है बढ़ती है, समझ रहे हैं। और एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, इसलिए जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन से वो नियर ही मूव करते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि इसकी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है कम होती है, और एनर्जी कम होगा तो एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस जाएंगे एनर्जी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी क्या होगी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे इसके पोस्टुलेट्स हम दिखाते हैं। तो यहां देखिएगा एटम है न्यूक्लियस, एटम के पास क्या है न्यूक्लियस, ये बोर्स के पोस्टुलेट्स है। ठीक है, तो एटम है न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे सारे प्रोटॉन क्या है प्रेजेंट है। कह रहे थे साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, कल भी बताए थे आपको प्रीवियस लेक्चर में। साइज स्मॉल का न्यूक्लियस का साइज क्या होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी 10 के पावर 5 टाइम्स छोटा होता है एटम से। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम में ये प्रेजेंट होता है। कह रहा है ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्रत्येक जो है स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें क्या होता है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जैसे जैसे हम यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम क्या करेंगे ये न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इसकी एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेंगे। ये R2 है, ये सॉरी R3 है, ठीक है, ये R4। दूसरा ये बताया कि किसी भी एटम के ऑर्बिट जो होगा इनफाइनाइट होगा। ठीक है,
तो जैसे जैसे इसके ऑर्बिट से हम क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इसकी एनर्जी क्या होगी, कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगी, ठीक है। और इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी एटम की कम होगी, ठीक है। कह रहा है ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ग्रेटर इज द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट मोर विल बी द एनर्जी, यानी जितना ज्यादा दूर जाएंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा है। कह रहा है बाय दैट टाइम इलेक्ट्रॉन रिमेन इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी एक ही ऑर्बिट में रहेगा, या इस ऑर्बिट में रहेगा, या इस ऑर्बिट में रहेगा, या इस ऑर्बिट में रहेगा, ठीक है। और इट डज नॉट लूज एनर्जी, और वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। सच ए स्टेट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेट, यानी जिस भी ऑर्बिट में रहेगा यहाँ पे एनर्जी वो लॉस नहीं करेगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट की अपनी फिक्स एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लो। हो गया, आगे अब यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस है, ये इसके ऑर्बिट है, और इस तरह से कितने ऑर्बिट होते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के सेल, इसको एल, इसको एन, ये एन, या इसी को नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है। या इसको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्या बताया कि एटम्स के ऑर्बिट जो होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल। सेल कौन कौन से, के एल एम एन, ठीक है। और भी आगे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं फिलहाल इतना। अब इसमें सेल्स के अंदर क्या आते हैं, सब सेल। सब सेल कौन कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। ये सब सेल होते हैं। और सब सेल्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल। अब दोनों वर्ड डिफरेंट है, यहाँ सेल को सेल भी बोला जाता है और ऑर्बिट भी बोला जाता है, सेल या ऑर्बिट, ठीक है। अब ऑर्बिटल कितने होते हैं, इस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे आप लोग के देखे होंगे, फर्स्ट सेल पी सब सेल, यानी इसमें 3 होते हैं। और डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और एफ सब सेल में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल रहा, एस पी डी एफ ऑर्बिटल 1। एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। पी में 3, डी में 5 और एफ में 7। और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। आप लोग पढ़े होंगे किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। तब यहाँ पे एस में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इस सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होगा, 2, ठीक है। पी सब सेल में मैक्सिमम कितना होगा, एक में मैक्सिमम 2, तो 3 सब सेल है कितना, 6। तो पी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5।
एक में मैक्सिमम 2 रहेगा तो 5 में कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और F सब सेल में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7, ठीक है। इसमें कितने हैं 7, और 7 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 40, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 40। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो होता है 2n स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में कितना होता है वो होता है 2n स्क्वायर, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ए सेल 2n स्क्वायर, वेयर n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की वो संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए अब n का वैल्यू 1 2 3 4 ये ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट सेल मान लीजिए k सेल में हम निकालते हैं तो मैक्सिमम कितना होगा 2 इंटू k सेल का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2। L सेल में निकालते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। M में कितना होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 या 18। अतः इसी तरह से यहाँ पे K L M n सब सेल में निकालेंगे तो इसमें भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32, समझ रहे हैं। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सेल में होता है वो कितना होता है 2n स्क्वायर, वेयर n नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ n का वैल्यू क्या है ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में देखें या फर्स्ट सेल में देखें तो कितना 2 इंटू 1 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन। ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ भी बता दिए सेल है ऑर्बिट के एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें सबसेल्स होते हैं कौन कौन sp-d-f, सबसेल्स में कौन से होते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल यानी s में कितने ऑर्बिटल होंगे 1, p में कितने 3, d में कितने 5, f में कितने 7, तो ये फर्स्ट हो गया। थर्ड ये ऑर्बिटल का डायग्राम बना दिया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितना होता है 2, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। p में कितने 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, d में कितने 10, f में कितने 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 14, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं देखे होंगे तो आप देखे होंगे इस तरह से लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 या 1 2 जो भी है, इस तरह से मतलब इसको फिलिंग किया जाता है। पहले s में मैक्सिमम 2 ही भरते हैं, p में मैक्सिमम 6, या तो 1 भी रहेगा 2 भी रहेगा 3, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इसमें यही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।